Assalamu alaikum everyone. We have a wonderful presentation from Zain. मुझे लगता है कि अब पूरी ज़िंदगी हम ऑडिट सैम्पलिंग तो कम से कम नहीं भूलेंगे, जितनी अच्छी तरह इन्होंने हमें ना सिर्फ बताया है बल्कि समझाया है और बार बार समझाया है. So I would like to thanks Zain, and I would like to give him a big round of applause. अच्छा जी, मेरा जो टॉपिक है वो है जी मटेरियल इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट. इट्स नॉट अ बिग टॉपिक और मैं कोशिश भी करूंगा कि हम इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखें, टू द पॉइंट जो है हमारी डिस्कशन रहे इसके ऊपर. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा जी, आज जो हमने चीज़ें कवर करनी है उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है मटेरियलिटी के ऊपर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट. तो मटेरियलिटी के हवाले से स्टैंडर्ड क्या रिक्वायर करता है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, मटेरियलिटी किसे कहते हैं. देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी दैट वी यूज इन ऑडिट. एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे CTT. ये डिस्कशंस में कुछ ये टॉपिक्स आ गए हैं जो हम ऑडिट सैम्पलिंग डिस्कस कर रहे थे. तो क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है. और उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि मटेरियलिटी को जो है वो डिटरमिन कैसे करते हैं ऑडिट में. और फिर उसका मटेरियलिटी का रोल एग्जीक्यूशन में क्या है ये भी हमने किसी हद तक देख लिया अभी ऑडिट सैम्पलिंग के जो डिस्कस कर रहे थे हम टॉपिक उसके अंदर. उसको हम थोड़ा इसमें टच बेस करेंगे. उसके बाद मटेरियलिटी का फाइनलाइजेशन में क्या रोल है. और फिर हम कुछ वर्किंग पेपर का कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि जिसमें हम मटेरियलिटी की कैलकुलेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं. और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक रैप अप है कि जब हम मटेरियलिटी को से रेलेवेंट अपना ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहे हों तो किन पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम कॉमन QCR फाइंडिंग जैसे हमने अभी ऑडिट सैम्पलिंग में भी डिस्कस की हैं वो हम देखेंगे. पिछली जो QOB की रिपोर्ट्स हैं उसमें वो पब्लिश करते हैं कि जो पूरे साल की रिपोर्ट है उसमें जो QCRs उन्होंने परफॉर्म किए होते हैं उसमें डिफरेंट एरियाज में जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वहाँ से जो मटेरियलिटी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस थी कुछ कॉमन फाइंडिंग्स हैं उनकी वो हम डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, ये ISA 320 जो है मटेरियलिटी के ऊपर वो ये रिक्वायर करता है कि जब आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है तो आपने जो है उस वक्त मटेरियलिटी डिटरमिन करनी है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. अच्छा, इसमें फिर एक सेकंड जो एस्पेक्ट ये स्टैंडर्ड कवर डिस्कस करता है वो ये है कि एक ओवरऑल मटेरियलिटी आपने सेट कर ली और उसके बाद हो सकता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हों, कोई ऐसी सिचुएशंस हों, कोई पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस और डिस्क्लोजर्स ऐसे हों जहां पे आप समझते हो कि जो मटेरियलिटी आपने डिटरमिन की है उससे लोअर अमाउंट्स की भी अगर मिसस्टेटमेंट होगी या डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल बी मटेरियल, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड मटेरियल. तो उसको वो कहता है कि फिर वो आप अलहदा से उसको डिटरमिन करें जिसको परफॉर्मेंस स्पेसिफिक मटेरियलिटी का हम नाम लेते हैं. तो अभी हम टाइप्स में जब जाएंगे तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं जी. सबसे पहले प्लानिंग मटेरियलिटी है. दिस इज द ओवरऑल मटेरियलिटी विच इज कैलकुलेटेड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. और इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. क्वांटिटेटिव इसका एक मेथड है इसको कैलकुलेट करने का. और उसमें ऑब्वियसली वी आल्सो नीड टू कंसीडर क्वालिटेटिव फैक्टर्स एज वेल. उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है. बेसिकली ये जो ओवरऑल मटेरियलिटी हम सेलेक्ट करते हैं टू कीप आवरसेल्फ ऑन द सेफर साइड, हम उस थ्रेशोल्ड से कुछ लोअर थ्रेशोल्ड जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करते हैं. उसमें एक मार्जिन रखते हैं टू मैनेज आवर रिस्क. बेसिकली लाइक अगर हमने कहा कि जी हमारी मटेरियलिटी जो है ओवरऑल 10 मिलियन है तो हम कहते हैं कि जी हम जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल्स वो हम 7.5 मिलियन यूज करेंगे. थोड़ा सा हम अपने लिए मार्जिन रखते हैं
कि जब वो मिसस्टेटमेंट्स आएंगी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अगर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप मटेरियलिटी का लेवल कम रखेंगे तो सैंपल ज़्यादा सिलेक्ट होंगे, तो सैंपल ज़्यादा सिलेक्ट होंगे तो आपको ज़्यादा अश्योरेंस मिलेगी कि जी आपका जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई एरर मिल रहा है तो उसको प्रोजेक्ट करना और उसके हिसाब से फिर अपनी कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। तो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द सेकंड type of materiality which we use basically. This is the materiality which we use for the purpose of calculation of samples when we perform our test of details, basically substantive test of details. लास्ट जो है वो स्पेसिफिक मटेरियलिटी है, जैसे कि ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया। कुछ ऐसे सेंसिटिव अकाउंट बैलेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं जो कि सेंसिटिव हो, सेंसिटिव टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के लिए वो ज़्यादा सेंसिटिव अकाउंट बैलेंसेस हैं या ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, या वो डिस्क्लोजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वो डिस्क्लोजर्स या अकाउंट बैलेंसेस या आपके क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो उसके लिए हो सकता है कि आप ओवरऑल मटेरियलिटी या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के अलावा इवन ए लोअर थ्रेशोल्ड जो है वो आप सेट करना चाहेंगे, कंसिडरिंग दी ऑल द फैक्टर्स दैट आर रेलेवेंट टू द क्लाइंट, उसको जो है वो हम स्पेसिफिक मटेरियलिटी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद प्लानिंग मटेरियलिटी क्या है? ये दिस इज द इनिशियल क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड representing maximum aggregate misstatement in the financial statement that the auditor believes would not influence the economic decisions of users. Basically, we all know कि financial statements के different users हैं और different users जो हैं they make decisions on the basis of those financial statements. अब ये audit methodology में, audit terminology में हमने ये assess करना है कि जी कौन सी misstatement होगी जिसको हम समझते हैं कि इट विल बी मटेरियल फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज अ जजमेंट एरिया, दिस इज एन एरिया जहां पे हम ये एक असेसमेंट करते हैं कि जी दिस इज द थ्रेशोल्ड। अगर कोई मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस थ्रेशोल्ड से ऊपर गई तो हमारा अंदाजा ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर यूजर्स के पास जाएंगी और वो यूजर्स उसको यूज करेंगे फॉर एनी डिसीजन मेकिंग, किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, एफबीआर ने कोई अकाउंट्स की बेसिस पे कोई टैक्स असेसमेंट करनी है, कोई भी डिसीजंस उन्होंने लेना है, तो उनका वो डिसीजंस इससे इफेक्ट होगा। तो उस थ्रेशोल्ड को बेसिकली हम मटेरियलिटी कहते हैं। दिस इज टोटली assumption बेस्ड, दिस इज टोटली योर जजमेंट, दिस इज टोटली योर ओन असेसमेंट। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव डेवलप्ड ए टर्मिनोलॉजी, इसका मेथड हमने डेवलप किया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने दिया कि जी आप इस तरह से कैलकुलेट कर लें, उसमें डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जैसे हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है, इज सेट बिलो ओवरऑल प्लानिंग मटेरियलिटी टू रिड्यूस द रिस्क। क्योंकि जब आप मटेरियलिटी का लेवल जो ओवरऑल मटेरियलिटी है उससे रिड्यूस लेवल यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ योर सैंपल्स, तो आपका सैंपल साइज जो है वो एज कंपेयर टू ओवरऑल मटेरियलिटी ज्यादा आएगा। तो इसका मकसद क्या है कि आप अपना रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप काम ज्यादा करेंगे आपका रिस्क कम होगा, जितना आप काम कम करेंगे आपका रिस्क ज्यादा होगा। तो इसलिए ये जो है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी is set below overall planning materiality to reduce the risk that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds the planning materiality. It is normally taken as a lower percentage of overall materiality and percentage depends on the risk assessment. अब ये कितने परसेंट लेना चाहिए? 70% लेना चाहिए, 80% लेना चाहिए, 75% लेना चाहिए, 60% लेना चाहिए, तो ये आपकी रिस्क असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये अप्रोच जो है ये फर्म टू फर्म वेरी करती है। अब कई फर्म्स ने जो है वो अपनी स्टैंडर्डाइज्ड जो है इसके ऊपर एक मेथडोलॉजी डेवलप कर ली हुई है एंड दे आर यूजिंग दोज मेथडोलॉजी, और फॉर्म्स में वो अवेलेबल है। वहाँ पे ये है कि पर्सन स्पेसिफिक असेसमेंट जो है उनको वो ख़त्म कर दिया, एक स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी दे दी कि जी अगर रिस्क हाई होगा लेट्स से आपने 75% लेना है, अगर रिस्क लो होगा तो आपने 85% लेना है। तो some firms have developed their own methodology to determine this threshold basically. नहीं, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे वो स्पेसिफिक मटेरियलिटी है वो आगे आएगी। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट।
अगर हाई रिस्क क्लाइंट है, जैसे लिस्टेड क्लाइंट है, पीआईसीज हैं, तो उस केस में, या हाईली रेगुलेटेड सेक्टर क्लाइंट्स हैं, उस केसेस में जो है वो आप जितना लो रखेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, उतनी आपको श्योरेंस ज्यादा मिलेगी, उतना आप रिस्क कवर ज्यादा करेंगे। अच्छा, स्पेसिफिक मटेरियलिटी, स्पेसिफिक मटेरियलिटी हमने थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लिया। इज द थ्रेशोल्ड सेट फॉर पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस, class of transactions are disclosures that by their nature warrant a lower benchmark than the performance materiality. It is set for those account balances, classes of transactions are disclosures which are considered sensitive for users decision making. So this is again your own judgment based on the understanding of the client, its operations, and the nature of the users of the financial statements, कि आपके क्लाइंट की नेचर क्या है उसका, इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, इफ इट्स अ पीआईसी, इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर क्लाइंट, बैंकिंग सेक्टर क्लाइंट, इट्स अ हाई रिस्क क्लाइंट, तो उस केस में और आपकी असेसमेंट होगी। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है उनकी अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेशंस भी सिंपल है, तो उस केस में और होगी आपकी असेसमेंट। तो इट डिपेंड्स बेसिकली कि जो सेंसिटिव जो भी एरियाज हैं उसके हिसाब से यू कैन सेट अ स्पेसिफिक मटेरियलिटी फॉर स्पेसिफिकली दोज अकाउंट बैलेंसेस। उसके बाद क्लियरली ट्राइबल थ्रेशोल्ड है, ये भी अभी डिस्कशन में आ गया था जब हम ऑडिट सैम्पलिंग कर रहे थे। उसमें बेसिकली दिस इज द थ्रेशोल्ड, द अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट्स नीड नॉट बी अक्यूमुलेटेड और कंसीडर्ड इंडिविजुअली इन एन ऑडिट। अब हमें सबको पता है, अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, कि जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, हमें कोई एरर, कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है, तो वी नीड टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ, वी नीड टू एवेल्युएट दोज एरर्स बेसिकली। ठीक है, उसको मिसस्टेटमेंट को हमने एवेल्युएट करना है। उसमें प्रोजेक्शंस की भी बात आई कि प्रोजेक्ट करना है इफ द एरर इज बेस्ड ऑन सम सैम्पलिंग मेथडोलॉजी। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है कि एक आप अपने लिए थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि अगर इससे नीचे कोई एरर होगा तो वी कैन इग्नोर इट, वी डोंट नीड टू टेक दिस एरर to our working paper where we are evaluating all the misstatements that are identified in an audit. तो ये this is called the clearly tribal threshold. This is normally 5% of your overall materiality. ये normally firms में ये यूज होता है कि जो overall materiality का 5% है, उससे छोटा कोई एरर होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, अभी मटेरियलिटी की डिटर्मिनेशन अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं, और इसमें क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो हैं उसकी बेसिस पे हम एक मॉनेटरी वैल्यू डिटरमिन करते हैं, और फिर उस मॉनेटरी वैल्यू को हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए देखते हैं कि इज दैट सफिशिएंट। जो भी हमने क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी सिलेक्ट की है तो वो हमारे लिए इस ऑडिट के पर्सपेक्टिव में सफिशिएंट है, या क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बेस पे वी नीड टू रिड्यूस दैट मटेरियलिटी इवन फर्दर। मटेरियलिटी के ये जी बेंचमार्क्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और परसेंटेजेस हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, और कौन सा बेंचमार्क किस ऑडिट क्लाइंट में मोर अप्रोप्रिएट है, ये आपको स्पेसिफिक जो सर्कमस्टांसिस ऑफ द क्लाइंट हैं उसके हिसाब से आपको असेस करना पड़ेगा। इफ़ इट्स अ लिस्टेड कंपनी तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट्स उसके होते हैं, शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए बड़े रेलिवेंट हैं, उसकी बेसिस पे कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं, तो मे बी दैट प्रॉफिट एलिमेंट मे बी मोर रेलिवेंट इन सच क्लाइंट कि जी आप इसको एज ए बेंचमार्क यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन योर मटेरियलिटी बेसिकली। सो दीज आर द परसेंटेजेस दैट आर नॉर्मली यूज्ड। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो बेंचमार्क्स हैं, रेवेन्यू है, टोटल एसेट्स हैं, टोटल एक्सपेंस है। ये टोटल एक्सपेंस नॉर्मली जो है एनपीओ सेक्टर में यूज होता है, क्योंकि आपको ग्रांट्स मिलती हैं टू टू कैरी आउट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी के कोई प्रोग्राम्स आप कर रहे होते हैं, उसमें एक्सपेंसेस में भी द रेलेवेंट बेंचमार्क दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन योर मटेरियलिटी। नेट एसेट्स भी हो सकते हैं, ये भी अभी डिस्कशन में आ गया था जब जैन साहब इसको डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके एसेट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा रेलेवेंट है टू द यूजर्स, तो वहां पे यू कैन यूज दिस बेंचमार्क। यस, नेट एसेट्स।
ये इसको थोड़ा श्रिंक कीजिएगा। Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment. So materiality में ये बार बार बात आएगी कि it all depends on your judgment, and judgment is all based on your knowledge of the entity, your risk assessment, and your test of controls, your understanding of the controls, IT environment. तो सारी collective information को consider करते हुए आप फिर ये decision लेंगे कि कौन सा बेंचमार्क यूज करना है और उसके हिसाब से कौन सी परसेंटेज आपने लगानी है। तो इसमें भी डिफरेंट फर्म्स ने जो है वो अपनी अपनी मेथोडोलॉजी जो है वो ओवर द पीरियड इवॉल्व की हुई है। सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने की हुई है कि अगर आप बेंचमार्क ये यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से आपने ये परसेंटेजेस यूज़ करनी है। तो उसमें गाइडेंस मटेरियल फर्म्स में अवेलेबल होता है जो कि इन टॉपिक से ज़्यादा रेलिवेंट होता है। हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है इसका यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें जो है ना जी वो जजमेंट जो कि डिफरेंट पार्टनर्स इन फर्म, तो वो पार्टनर टू पार्टनर भी जजमेंट फ़र्क करती है, वेरी करती है। तो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के जजमेंट को मिनिमाइज किया जाए और जो सिनेरियो बेस्ड जो है वो डेवलप कर दिया जाए कि अगर ये सिनेरियो हो तो बेहतर ये है कि आप ये यूज़ करें और ये परसेंटेज यूज़ करें। सॉर्ट ऑफ गाइडेंस मटेरियल अवेलेबल होता है। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल बेंचमार्क जो है वो जिन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। वो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, उसकी उसकी बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल अकाउंट बैलेंस है जो कि ज़्यादा रेलेवेंट है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। That can be assets, that can be liabilities, that can be equity, revenue expenses. तो एक तो ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, इसकी बेसिस पे भी आप डिसाइड करते हैं कि जी बेंचमार्क आपने कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद जो आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर्स टेंड्स टू बी फोकस्ड, जैसे अभी हमने मिसाल ली कि प्रॉफिट जो है वो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है, तो उस केस में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसको बेंचमार्क को यूज़ कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द एंटिटी, इट्स इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इस पे भी डिपेंड करता है कि जी नेचर क्या है उसकी एंटिटी की और उसकी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही है और वहाँ की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। तो ये भी फैक्टर्स जो हैं वो आप कंसिडर करते हैं वाइल डिसाइडिंग द सूटेबल बेंचमार्क। उसके बाद दी एंटिटीज ऑनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज़ फाइनेंस्ड, तो वो भी बहुत अहम है कि जी ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है इसका। इज इट जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में क्या है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेट्स से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस केस में डिफरेंट कंसिडरेशंस हो सकती हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनको आप कंसीडर करते हैं वाइल डिसाइडिंग द सूटेबल बेंचमार्क। अच्छा, ये अब ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स का हमने डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफिक मटेरियलिटी आप कुछ अकाउंट बैलेंसेस के लिए, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए या डिस्क्लोजर्स के लिए जो है वो सेट कर सकते हैं। तो उसमें ये जो फैक्टर्स है ये बेसिकली आपको कंसिडर करने हैं वाइल मेकिंग दिस डिसीजन। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कि जी अगर कोई स्ट्रिंजेंट रूल्स, हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है जस्ट लाइक बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, तो उसमें मे बी आप कुछ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस के लिए, लाइक अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक है तो उसमें एडवांसेस का जो सेक्शन है उसमें हो सकता है कि आप स्पेसिफिक मटेरियलिटी जो है वो सेट करना चाहें कि दिस इज़ अ हाई रिस्क एरिया, दिस इज़ अ माइक्रो फाइनेंस। तो वो एडवांसेस जो हैं वो छोटे छोटे एडवांसेस हैं, बट देर आर thousands of borrowers
तो वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे क्योंकि वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ है तो वो अमाउंट्स में हो सकता है स्मॉल हो, लेकिन हो सकता है नंबर में ज़्यादा हो, तो उसको जब आप कलेक्टिवली देखेंगे तो वो एक मटेरियल बन सकती है। तो मे बी यू कैन सेट, अगर वो मटेरियलिटी आपने हायर लेवल यूज़ किया है तो ज़्यादातर जो इंडिविजुअल बॉर्डर्स हैं वो हो सकता है वो बिल्कुल उससे बहुत ही नीचे हों उनकी जो जो आपने उनको लेंडिंग की हुई है, तो मे बी सैम्पल सिलेक्शन भी उस हिसाब से ना आए। उस केस में हो सकता है कि आप उसमें कम जो है वो मटेरियलिटी लेवल सेट करें in order to increase your basically sampling size and in order to increase your assurance level. उसके बाद रिलेटेड पार्टी है फ्रॉड रिस्क, इसको भी टच बेस किया जैन साहब ने, बल्कि अजलाल साहब ने, सॉरी अजलाल साहब ने भी ये डिस्कस किया था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स, इससे जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हो, कोई ट्रांसफर प्राइसिंग सॉर्ट ऑफ हो रही हो कि एक और जो ओरिजिन है उसमें कोई रिलेटेड पार्टी है, वहाँ पे टैक्सेशन की एग्जेम्पशंस हैं, उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर रही हो और ज़्यादा कॉस्टली इंपोर्ट करके तो प्रॉफिट जो है वो उधर ट्रांसफ़र हो रहा हो ताकि यहाँ पे टैक्स जो है वो बचाया जा सके, थिंग्स लाइक दिस। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में फिर ये हो सकता है कि आप जो बाकी लोगों को आप सेल परचेज कर रहे हैं वो आपकी मार्केट वैल्यू मार्केट रेट के ऊपर है, लेकिन जो रिलेटेड पार्टीज हैं उसके साथ आप जो सेल परचेज कर रहे हैं वो एबनॉर्मल टर्म्स पे कर रहे हैं। या अगर आपने क्रेडिट दिया है बाकी कस्टमर्स को, लेट्स से 30 डेज क्रेडिट है, लेकिन रिलेटेड पार्टी के केस में आपने सेल की हो और उसके बाद पैसे नहीं आ रहे हैं, 3 माह गुजर गए, 6 माह गुजर गए, तो इट मीन्स कि एबनॉर्मल जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो आपने एक्सटेंड की हुई है रिलेटेड पार्टीज को। तो रिलेटेड पार्टीज का आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस एट अदर देन आर्म्स लेंथ, कि आर्म्स लेंथ पे आपने उनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं किए, ये पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टी वाला फैक्टर या फ्रॉड रिस्क की असेसमेंट के कौन से एरियाज हैं, अब फ्रॉड रिस्क के ऊपर इसमें तो मेरा ख्याल नहीं है सेशन में डिस्कशंस, उसमें ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रॉड रिस्क के जो फैक्टर्स हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी स्टाफ के पास हो, इंसेंटिव्स हैं कि जी अगर कोई आपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको ये उसका ये कमीशन मिलेगा, तो वो इंसेंटिवाइज्ड भी होते हैं। तो इस तरह से फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करना कि कौन से एरिया में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, तो उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। और यूज़र एम्फोसिस ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी जो कोई ऐसी अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर विच वी बिलीव इज मोर यूजर सेंसिटिव, इज मोर जिस पे यूजर्स का जो डिसीजन मेकिंग है ज़्यादा डिपेंडेंट है, और उसमें अगर लोअर लेवल की भी अगर कोई मिसस्टेटमेंट होगी तो वो उसके यूजर्स के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि अभी हमने मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ही यही स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये हम समझते हैं कि ये वो थ्रेशोल्ड है कि अगर इससे ज़्यादा मिसस्टेटमेंट हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो यूजर्स की जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्पैक्ट करेगी। तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, और इसी को अगर हम थोड़ा माइक्रो लेवल पे ले जाएं तो किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल पे, किसी अकाउंट बैलेंस लेवल पे या किसी डिस्क्लोजर लेवल पे भी हमने यही सेम असेसमेंट करनी है कि यहाँ पे क्या थ्रेशोल्ड होगी कि अगर इससे ऊपर मिसस्टेटमेंट हुई तो दैट कैन बी मटेरियल एज फार एज द इंटेंडेड यूजर्स आर कंसर्न। तो वो लोअर लेवल जो है वो हम इसकी बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। अब इसमें जैसे ये यूजर एम्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक मुझे मिसाल याद आ रही है कि एक कंपनी के कुछ उन्होंने बोर्विंग्स ली हुई थी और उसमें कोवेनेंट्स में था कि वो डिविडेंड जो है वो नहीं दे सकते विदाउट विदाउट द स्पेसिफिक रिटर्न परमिशन ऑफ द लेंडर। अब ये जो है ये डिस्क्लोजर मिस था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अब ये कहने को तो एक लाइन थी छोटी सी, ये लिखना था कि जी ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी ये सब्जेक्ट टू परमिशन या क्लियरेंस फ्रॉम द बैंक है, लेकिन इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, ये इतना सिग्निफिकेंट था
कि उस कंपनी की मीटिंग हुई, उन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया डिविडेंड, और जब बैंकर्स के पास ये बात गई, बैंक्स लेंडर्स के पास, तो उन्होंने इतराज़ कर दिया, और दे हैव टू रिवोक दिस डिसीजन इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ दैट कंपनी। तो ये कहने को एक लाइन थी, लेकिन इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। क्या हुआ? ये तो आ रही है। मेरा ख्याल हम ऑडिट ही कर लें डिस्कस हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव में रहे, बेहतर है। आईएमएफ जो अभी बजट आया था ना, बहुत डिस्कस हो चुका है, इसको रहने दें अभी। कौन है? आईटी यहाँ तो हो रहा है चेंज। पानी ना पी लो इतनी देर, पानी ना पी लो, पानी। मैं वैसे कर दूं डिस्कस? अच्छा जी, ये जो अभी तक हमने डिस्कशन की है, इट वाज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ योर मटेरियलिटी लेवल्स एट द प्लानिंग स्टेज बेसिकली, कि आपने ओवरऑल मटेरियलिटी डिटरमिन करनी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट योर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एंड यू कैन आल्सो calculate or set a threshold of a specific materiality for different account balances or classes of transactions. और देन यू हैव टू डिटरमिन द थ्रेशोल्ड कि जिससे नीचे अगर एरर्स होंगे तो वो आप इग्नोर करेंगे, यू विल नॉट बी एक्यूमुलेटिंग दोज एरर्स। ठीक है। अब जो मटेरियलिटी का नेक्स्ट जो इस्तेमाल है वो है एग्जीक्यूशन में। अभी सैम्पलिंग में भी हमने ये डिस्कस किया है कि जो आपका बेसिकली सैंपल साइज जो आप डिटरमिन करते हैं इन योर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो वो आपकी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट या आपकी जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, एक योर मटेरियलिटी लेवल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल, और दूसरा जो है रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस जो आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स से चाहिए। अब जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं in order to obtain assurance about the different account balances के ये materially misstated हैं या नहीं हैं, तो उसमें पहला जो प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म करते हैं वो रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज एट द अकाउंट बैलेंस एंड रिजर्शन लेवल। तो जब हम किसी अकाउंट बैलेंस में कहते हैं कि जी यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो इट मीन्स कि आपके पास इनहेरेंट एश्योरेंस नहीं है। ठीक है जी। इसका मतलब हुआ जैसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि दो तरह के रिस्क जो है ना, ये आप समझें कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाजमी मौजूद होंगे अनटिल अनलेस कि आप रिबर्ट करें कि ये यहाँ पे जो क्लाइंट हम ऑडिट कर रहे हैं इसमें ये मौजूद नहीं है। वन इज द मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, दैट इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एंड द अदर इज द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन। तो ये दो तरह की जो रिस्क हैं ये लाजमी हर ऑडिट इंगेजमेंट में आइडेंटिफाई होंगे अनटिल कि आप कहें कि जी यहाँ पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल नहीं है, देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे नहीं है, वो आपको सारा उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना होगी। इसी तरह फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन, जिस इंगेजमेंट में आप कहेंगे कि यहाँ नहीं है मौजूद, तो वहाँ पे यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट्स रिबटल बेसिकली कि क्यों नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो रिस्क असेसमेंट अगर हम रेवेन्यू का कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वहाँ पे हमें इनहेरेंट एश्योरेंस नहीं है हमारे पास,
तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस है जो हमें चाहिए रेवेन्यू में, वो अब हमें अदर ऑर्डर प्रोसीजर से लेना है। और उसमें जो अदर ऑर्डर प्रोसीजर्स हैं उसमें आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, आपका सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, और आपका सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। तो ये हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ सैंपल जो आप सिलेक्ट करेंगे और that will be calculated on the basis of your performance materiality, and that will be depending on the following factors. First of all, risk assessment, जो अभी हम बात कर रहे थे कि risk assessment का मतलब है कि जिन अकाउंट बैलेंसेस में आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया है, उन अकाउंट बैलेंसेस में आपके पास इनहेरेंट एश्योरेंस नहीं है। इट मीन्स कि जो भी आपको एश्योरेंस चाहिए वो आपको अदर ऑर्डर प्रोसीजर से चाहिए, वो पास ऑन हो जाएगा, उसकी जो एश्योरेंस जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो आगे चला जाएगा। फिर डिपेंड करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। अब इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मिसकंसेप्शंस की जगह पे आ जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द कंट्रोल्स, ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल्स, दैट इज अ मस्ट। स्टैंडर्ड कहता है कि वो आपने हर सूरत में लेनी है और उसको डॉक्यूमेंट करना है। दैट इज पार्ट ऑफ योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, वो आपकी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है, वो आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का पार्ट है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो परफॉर्म करना, उसकी जो इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना है, दैट इज योर एग्जीक्यूशन पार्ट बेसिकली। उससे आप जो है वो एश्योरेंस लेते हैं व्हेन यू डिसाइड कि जी मैं इन एरियाज में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा। अब उसमें अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं और आप उसमें कंक्लूड करते हैं कि दीज आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो फिर आपका जो नंबर है जो आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से और सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स से चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप नहीं परफॉर्म करते, दिस इज ऑप्शनल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। ये आपने डिसीजन लेना है कंसिडरिंग द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ योर एंगेजमेंट बेसिकली, कि जी और एंड दी बिजनेस डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स, कि जी रेवेन्यू में कर लें, इन्वेंट्री में कर लें, पीपी में, फिक्स एसेट्स में कर लें, किस एरिया में कर लें, किस एरिया में ना करें, दिस इज योर ओन ऑप्शन बेसिकली। ठीक है, तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किए हैं और आपको रिक्वायर्ड लेवल एश्योरेंस मिल गया है, तो आगे जो रिक्वायर्ड बाकी जो बैलेंस आपको एश्योरेंस लेवल चाहिए, उसके लिए आपके पास फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं और सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स हैं। अब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी अगर आप परफॉर्म कर लेते हैं और वहां से भी आपको रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाता है, तो जो बैलेंस रिमेनिंग रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो आप टेस्ट ऑफ डिटेल से हासिल करेंगे। एंड देयर मे बी सिचुएशंस जहाँ पे इसकी जरूरत ही ना पड़े टेस्ट ऑफ डिटेल्स की, कि आपको जो रिक्वायर्ड एश्योरेंस लेवल है वो आप यहाँ तक पहले ही हासिल कर चुके हैं बाय परफॉर्मिंग दीज प्रोसीजर्स। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी और कॉलेज का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, उसमें उनकी फीसिस जो हैं वो फिक्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास आ जाता है। वहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं कि जी मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूँ। वहाँ पे इजी है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फी करें और पूरे साल की आपके पास फीस आ जाएगी। आप उसको लेजर से कंपेयर करें तो वो एग्जैक्ट मैच कर रही होगी इन दैट केस। तो अब यहाँ पे आपको एश्योरेंस मिल गई कि जी फीसिस पूरी रिकॉर्डेड है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। यू डोंट नीड टू परफॉर्म योर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, तो ये आपका जो सैंपल साइज है वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे और इन चीजों पे डिपेंड करेगा, अकाउंट बैलेंस लेवल पे। यस, मैंने कॉलेज की मिसाल दी है आपको। यस, कॉलेज की मिसाल दी। इस तरह अगर कोई एनर्जी सेक्टर का क्लाइंट है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो जो प्रोडक्शन डेटा है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे जिस तरह बिलिंग कैलकुलेट होती है उस बेसिस पे आप रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं विद द रेवेन्यू दैट इज अपीयरिंग इन फाइनेंशियल इन अकाउंट्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में ना आपने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी होती है। उसमें आपने ये एक कैलकुलेशन की बेस पे आपने ये कैलकुलेट करना है कि जी कंसिडरिंग द रेलेवेंट फैक्टर्स रेवेन्यू का क्या लेवल होगा, और फिर आपने उसमें भी एक डेविएशन की परसेंटेज अपने लिए डिटरमिन करनी है।
कि अगर मैंने एक कैलकुलेशन की है रेवेन्यू की और मैं उसको लेजर से कंपेयर करता हूँ, अगर कोई डिफरेंस आता है और डिफरेंस, लेट्स से डिफरेंस बिलो 5% है, तो देयर कैन बी रीजंस इस डिफरेंस की, जो कि कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द अकाउंट बैलेंस, दैट इज एब्सोल्युटली ओके टू मी, कि जी 5% का कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करूंगा और उससे जो नंबर आएगा उसको लेजर से कंपेयर करूंगा जो भी बुक्स में आ रहा है, और डिफरेंस अगर कोई आ रहा है तो उसको देखूंगा कि वो विद इन द थ्रेशोल्ड है या नहीं है। नहीं है तो फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा, आई हैव टू परफॉर्म फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर्स। ये जो हम बार बार डिस्कस करते हैं ना, स्टैंडर्ड बहुत जगह पे डिस्कस करता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, नेचर, टाइमिंग एंड, ये सारी यही चीजें हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं। आपने एक प्रोसीजर लगाया, सेटिस्फाई नहीं हुए, यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट प्रोसीजर। वहां पे भी आपको रिक्वायर्ड लेवल एश्योरेंस नहीं मिला, आप कोई और प्रोसीजर लगाएं, ठीक है, until unless के you get to your desired result basically. Normally the standards में just आपके manual में लिखा हुआ है, but when you conduct, as you say, and appreciative of your point of view, substantive analytical का मतलब क्या है? एक तो analytical procedure, substantive से आपको क्यों? That's the clarification I wanted. वो preliminary होते हैं और substantive होते हैं। preliminary जैन साहब ने कवर किए हैं, मेरे ख्याल अजलाल साहब ने सॉरी कवर किए हैं। preliminary analytical procedure जो होते हैं वो that is part of your risk assessment, उसमें आप एनालिसिस करते हैं डिफरेंट तरह के इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहीं कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं एक्सपेक्टेड, कहीं कोई ऊंच नीच इस तरह की तो नहीं आ रही। डिफरेंट एनालिसिस है उसमें, आप बजट से कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। दीज आर दी एनालिटिकल प्रोसीजर दैट वी परफॉर्म बेसिकली। लेकिन प्लानिंग स्टेज पे जब हम करते हैं तो उसका मकसद जो है वो रिस्क असेसमेंट है। प्लानिंग स्टेज पे जितने भी हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उसका मतलब रिस्क असेसमेंट, ठीक है, और अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। अब ऑडिट स्ट्रेटजी जो आप डेवलप कर लेंगे उसके ऊपर आपकी एग्जीक्यूशन बेस करेंगी। बेस अभी क्यूसीआर की हम आखिर में जाके फाइंडिंग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें जब उनकी आप फाइंडिंग्स पढ़ते हैं ना तो ऐसे मैसेज मिल रहा होता है कि जी प्लानिंग इज समथिंग एल्स एंड एग्जीक्यूशन इज समथिंग एल्स। वो लिंक ही नहीं बन रहा आपस में, कोई रब्त नहीं बन रहा। वहां कुछ और कह रहे हैं प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में किया कुछ और हुआ है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली मटेरियलिटी का जो इस्तेमाल है एग्जीक्यूशन में वो ये है, सैंपल साइज हम डिटरमिन करेंगे यूजिंग टोटल पॉपुलेशन, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है जैन साहब ने, फॉर्मूले भी आपको दिखाए हैं कि ये इस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज जो है वो ये है कि जैन साहब ने भी एम्फसाइज किया है कि जो भी मटेरियल सैंपल साइज आएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं कोई कि जी मैं इतने ना करूं, उतने आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि अगर मैं 10 सैंपल कर लूं तो ये काफी होंगे, ठीक है, और बाद में मैं करता 6 हूं, तो मैं अपनी ही बात की खुद ही नफी कर रहा हूं। तो कोई भी आके फाइल रिव्यू करेगा वो कहेगा आपने खुद ही कहा था, मैंने तो नहीं आपको कहा था कि 10 करे। ये तो ना आपने खुद ही कैलकुलेट किया हुआ है कि मैं 10 करूंगा, देन आपने किए 6 हैं, तो वो इतराज ऑब्वियसली आएगा। वहां पे फिर सवाल क्या आएगा कि आपने जो काम किया दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप जितनी भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं आपका सिर्फ मकसद एक है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, ठीक है जी। तो उसके लिए आपका काम भी सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इस पर हम आगे जाके भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मटेरियलिटी का फाइनलाइजेशन में क्या इस्तेमाल है, ये चूंकि इंटरलीड टॉपिक्स हैं तो मेरा ख्याल है बार बार शायद रिपीट होंगे, अभी सैम्पलिंग में भी हमने देखा था। अगर हमने ऑडिट कर लिया, प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, कुछ हमें मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं इन डिफरेंट अकाउंट बैलेंसेस, उन मिस स्टेटमेंट्स को हम एक अपने वर्किंग पेपर में ले आए हैं और उसमें अगर हमने सैम्पलिंग यूज़ की है तो हमने उसको प्रोजेक्ट भी कर लिया है, जैसे जैन साहब ने हमें गाइड किया। और प्रोजेक्ट करने के बाद अब हम उसको कंपेयर कर रही है किस चीज़ के साथ, अपनी मटेरियलिटी के साथ, ठीक है जी। जो हमने अपने लिए सेट की थी उसी मटेरियलिटी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू असेस के जो मिस स्टेटमेंट्स हमने आइडेंटिफाई की है आर द मटेरियल for the users of financial statements and will they be those misstatement be affecting their decision making। तो अगर तो हम ये हमारा कंक्लूजन ये है कि जी कोई मिसस्टेटमेंट जो है
वो इमेटेरियल है, तो फिर ऑडिट ओपिनियन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसमें दो तरह की सिचुएशंस हो सकती है कि हमने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया और कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई कर ली, और अगर सैम्पलिंग की है तो उसको प्रोजेक्ट भी कर लिया। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि हमने अपने प्रोसीजर्स लगाए बट देयर वाज अ स्कोप लिमिटेशन और हम वेरीफाई नहीं एक चीज कर सके। जैसे एक मिसाल पहले भी आई, लेट्स से स्टॉक है, हमारी अपॉइंटमेंट बाद में हो रही है, हमने फिजिकली जाके ऑब्जर्व नहीं किया, उसके बाद अब स्टैंडर्ड प्राइमरी जो ऑडिट प्रोसीजर है वो ये है कि आप जाएं, जाके उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को चेक करें एट द ईयर एंड। वो हम नहीं कर सके क्योंकि अपॉइंटमेंट बाद में हुई। अब स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट ये है कि अब आप अदर प्रोसीजर्स लगाएं फिर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि स्टॉक की क्वांटिटीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी एज एट द ईयर एंड, और उसकी जो वैल्यूएशन है वो सही है। दो ही चीजें हैं, स्टॉक की क्वांटिटीज यानी उसकी एग्जिस्टेंस, और दूसरी उसकी वैल्यूएशन। अब हमने अदर प्रोसीजर्स लगाए लेकिन वहां पे स्कोप लिमिटेशन है, हमें रेलेवेंट रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, हमें क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो नहीं दी जा रही, तो दैट इज कॉल्ड स्कोप लिमिटेशन। यहाँ कोई मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई की या हम अपने प्रोसीजर्स ही परफॉर्म नहीं कर सके और देयर वाज अ स्कोप लिमिटेशन। अब वो स्कोप लिमिटेशन या मिसस्टेटमेंट्स, उनका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है वो इमेटेरियल है, तो उस केस में ऑडिट ओपिनियन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। उस केस में जो रिप्रेजेंटेशन लेटर्स वाला जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि एक आप समरी बनाएं, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, और वो उस पे जो है ना आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लें कि ये जो मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुई हैं जिनको करेक्ट नहीं किया गया, ये कलेक्टिवली इमेटेरियल हैं और मैनेजमेंट ये समझती है कि इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली हमारी भी असेसमेंट है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि उनसे भी आप लिखवा लें रिप्रेजेंटेशन लेटर में। ठीक है जी। उसके बाद मिसस्टेटमेंट्स का या स्कोप लिमिटेशन जो है उसका इम्पैक्ट मटेरियल है, मतलब जो कलेक्टिव एग्रीगेट बन रहा है डिफरेंट मिसस्टेटमेंट्स का वो आपके मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड कर गया है और मैनेजमेंट जो है वो एग्रीड नहीं है टू करेक्ट दोज एरर्स, तो उस केस में यू हैव टू क्वालिफाई योर ओपिनियन कि जी क्वालिफाइड ओपिनियन में ये है कि बाकी सब कुछ ठीक है सिवाय इसके, वहां पे एक्सेप्ट हम यूज करते हैं, एक्सेप्ट दिस वन, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओके एक्सेप्ट दिस वन। उसके बाद अगर मिसस्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट ऐसा है कि दैट इज बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, अजलाल साहब ने इसकी मिसाल भी दी कि जी जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो इसका मतलब है कि आप यू आर इन ए पोजीशन टू कंक्लूड कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ है, और गड़बड़ भी जो है वो इतनी बड़ी है कि इसको हम नहीं कह सकते कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो फिर हम क्या कहेंगे कि दीज डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब ये कि वी हैव टू इशू एन एडवर्स ओपिनियन। ठीक है जी। एंड लास्ट जो है वो ये सिर्फ मिसस्टेटमेंट के केस में है कि वो मटेरियल भी और परवेसिव भी हो, यानी आइडेंटिफाई हो गई मटेरियल है परवेसिव है, देन यू हैव टू इशू एन एडवर्स ओपिनियन। वहां पे आप डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, वहां पे यू हैव टू से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दीज डू नॉट गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है जी। एंड लास्ट वन जो है वो है स्कोप लिमिटेशन, कि अब स्कोप लिमिटेशन जो है जैसे 35% की इजलाल साहब ने मिसाल दी थी कि वो इतना बड़ा अकाउंट बैलेंस है, उस पर हमने प्रोसीजर्स पर, जैसे ये इन्वेंट्री की बात हम कर रहे हैं कि जी बाद में अपॉइंटमेंट हुई और अदर ऑर्डर प्रोसीजर से हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सके, इट हैज बिकम ए स्कोप लिमिटेशन। और ये स्कोप लिमिटेशन इतनी बड़ी है, परवेसिवनेस जो है ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो ज्यादा अकाउंट बैलेंसेस को इफेक्ट कर रही हो। ठीक है, और या उसका क्वांटम इतना बड़ा हो कि उसका आप कहें कि जी ये तो फिर किसी चीज पे भी रिलायंस ना हो हमारी, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। अब स्टॉक के केस में अगर स्टॉक में गड़बड़ होगी, आपका स्टॉक लेवल चेंज होंगे, आपकी कंजप्शन चेंज हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी, कई चीजें उससे इफेक्ट होती है, कई अकाउंट बैलेंसेस इफेक्ट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परवेसिव इफेक्ट। तो अगर स्कोप लिमिटेशन मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो इस केस में फिर हम डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे, क्योंकि हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। ठीक है, और हम अंदाजा भी नहीं लगाएंगे कि इसमें गड़बड़ है जब तक कि हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे, प्रोसीजर्स नहीं लगा रहे।
तो ये मटेरियलिटी का जो है जी फाइनलाइजेशन में इसका ये रोल है। अब ये मैंने एक वर्किंग पेपर से एक्सट्रैक्ट लिया है। ये सबसे पहले जी यूजर्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था कि उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि आप बेंचमार्क कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कौन सी परसेंटेजेस यूज करेंगे। तो ये यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एक एंटिटी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल पब्लिक और उसको ये एनजीओज, कोई डोनर्स, इट्स अ पब्लिक सेक्टर क्लाइंट जो कि ग्रांट्स मिलती हैं फॉर डिफरेंट क्या कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो उस केस में आपने यूजर्स को देखना है कि कौन से यूजर्स हैं और उनकी क्या नीड्स हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना है। फिर आपने बेंचमार्क सेलेक्ट करना है। अब उसमें बेंचमार्क सेलेक्ट करना है और साथ आपने उसकी रीजंस भी डॉक्यूमेंट करनी है। बेसिकली जो ऑडिट में कई जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं रिव्यूअर्स की, वो ये होती है कि हम काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हम कंसिडर भी कर रहे होते हैं फैक्टर्स, लेकिन हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे होते। जब रिव्यू आता है, रिव्यूअर पूछता है, हम कहते हैं कि उस वक्त हमने ये सोचा था, इस तरह से हमने इस एंगल से देखा था चीज़ों को और हमने कहा जी रेवेन्यू ठीक है। वो कहते हैं वर्किंग पेपर में तो नहीं नज़र आ रहा कि आपने कुछ इस तरह सोचा हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वर्किंग पेपर में लिखें कि जी आपने बेंचमार्क ये क्यों सिलेक्ट किया है। ठीक है जी। उसके बाद अगर पिछले साल से डिफरेंट आपने बेंचमार्क सिलेक्ट किया है, क्योंकि बेंचमार्क शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट ओवर द ईयर्स, क्योंकि एक अदारा है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को हमने कंसिडर करके हमने कहा कि रेवेन्यू इसके लिए रेलेवेंट है। अगले साल जाके हम कहते हैं नहीं, नेट एसेट्स से ज़्यादा रेलेवेंट है। तो अब हमारी असेसमेंट में अगर चेंज आई है तो दैट चेंज नीड्स टू बी रीजनड एज वेल, उसको भी डॉक्यूमेंट करें कि क्यों आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद बेंचमार्क अमाउंट को यूज करते हुए परसेंटेजेस अप्लाई करें और आप ओवरऑल मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, और उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। अब इस केस में जैसे मैं कह रहा था कि लोअर परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल मटेरियलिटी विल बी योर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो इस केस में 75% ऑफ ओवरऑल मटेरियलिटी वाज यूज्ड एज पीएम। और उसके बाद सीटीटी डिटरमिन कर लें जो कि 5% ऑफ ओवरऑल मटेरियलिटी है। उसके बाद स्पेसिफिक मटेरियलिटी का भी हमने डिस्कस किया है कि कुछ अकाउंट बैलेंसेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको इवन मोर लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी आप चूज करें कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ दोज अकाउंट बैलेंसेज। तो इसमें बैंक बैलेंसेज, लीगल एंड प्रोफेशनल के एक्सपेंसेस को मार्क किया हुआ है कि जी ये इस केस में हम मटेरियलिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम 100% वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अब हम इसको रैप अप कर रहे हैं जी, जो जितनी भी हमारी डिस्कशंस हैं। एक तो रेशनल ऑफ चूजिंग एनी स्पेसिफिक बेंचमार्क एंड द कैलकुलेशन नीड टू बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड, कि आपने कौन सा बेंचमार्क यूज किया, कैसे कैलकुलेशन की, कौन सी परसेंटेज लगाई, कौन बेंचमार्क की जो अमाउंट है वो कहाँ से उठाई। अगर आपने रेवेन्यू लिया है तो ये ना हो कल को कि जी रेवेन्यू जो आपने कैलकुलेशन में लिया है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है उसमें बड़ा फर्क है। ठीक है, आपने हायर लेवल रेवेन्यू ले लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मटेरियलिटी ज्यादा आपने सिलेक्ट कर ली। अगर आप एक्चुअल अब कैलकुलेट करेंगे तो आपका मटेरियलिटी नीचे चला जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको और सैंपल करने चाहिए थे। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी तो आपकी और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाए। ठीक है जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेंचमार्क आप कौन सा यूज कर रहे हैं और उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हो। मटेरियलिटी के बेस पे आपका जितना भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स है वो इस पे डिपेंड करता है, उसका सैंपल साइज इस पे डिपेंड करता है। और अगर मटेरियलिटी ऊपर नीचे होगा तो आपका सैंपल साइज ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, सैंपल साइज अगर आप नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, खैर है। यानी आप रिवाइज जो मटेरियलिटी आप अगर निकालते हैं और पता चलता है कि आपने 100 सैंपल नहीं करने थे, 80 करने थे, लेकिन आपने 100 किए हुए, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन अगर ये रिवर्स केस होगा तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने तो काम ही पूरा नहीं किया। ये तो बात की बात है कि उसका रिजल्ट क्या है। पहले तो बात ये है कि आपने काम पूरा नहीं किया, आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट किया। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग की स्टेज पे ही जो है वो आप कैलकुलेट करके, अच्छी बात है कि पार्टनर से अप्रूव करवा लें। सीरियसली पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि यहाँ मटेरियलिटी क्या लग रही है, इस एंगेजमेंट में हम क्या मटेरियलिटी लेवल यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो एओपी को तो उसी नहीं भुगतना है मीन साहब। अच्छा जी, मटेरियलिटी मे बी एडजस्टेड सब्सिक्वेंटली। अब वी ऑल नो
कि जो रिस्क असेसमेंट है दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसीजर। ये नहीं है कि आपने प्लानिंग के वक्त कर लिया और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया और अगला काम शुरू कर दिया। जब आप एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं वहाँ पे बेसिकली आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, आप क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई डिटेल्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, जाके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, इंक्वायरीज करते हैं, तो वो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की बेस पे हो सकता है कि जो आपके पास पहले प्लानिंग के वक्त इंफॉर्मेशन थी वो अपडेट हो जाए, और उसकी वजह से यू नीड टू रिवाइज योर प्लानिंग। बेसिकली यू नीड टू रिवाइज योर रिस्क असेसमेंट, यू नीड टू रिवाइज योर मटेरियलिटी। ऐसी अगर सूरत हाल आती है तो फिर यू हैव टू बेसिकली एडजस्ट योर प्लानिंग, और उसके हिसाब से फिर आपको देखना है कि जहां जहां भी आपने सैम्पलिंग यूज किया है उस पर क्या इम्पैक्ट आया है। अगर कोई एडिशनल सैंपल्स वो रिक्वायर कर रहा है कि आप करें तो दैट मस्ट बी डन बेसिकली। उसके बाद है जी ये जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप कह रहे हैं रेवेन्यू हम यूज कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू की जो फिगर आपने अपनी कैलकुलेशन में यूज की है वो उससे एग्री नहीं कर रही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है। आपने रेवेन्यू की ज्यादा बड़ी फिगर यूज कर ली है जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम आ रही है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट यूज कर रहे हो अमाउंट। अच्छा जी, अब QCR फाइंडिंग्स, ये कोई 4-5 साल की पिछली रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं कि जी मटेरियलिटी के ऊपर किस तरह के एरर्स हैं जो हमारे QCR वाले और प्रैक्टिस रिव्यू वाले निकालते हैं। तो उसमें एक तो ये है कि जी मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड वर ऑफन सेट एट एक्सेसिवली हाई लेवल्स। मतलब ये कि अभी हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेजेस हैं, अब वो परसेंटेजेस आपने कितनी अमाउंट पे, नॉर्मली जो मेथोडोलॉजी है उसमें ये है कि जो आपका बेंचमार्क है उसकी अमाउंट जितनी कम होगी आप उतनी हाई परसेंटेज यूज करेंगे, और जितनी वो ज्यादा होगी उतनी आप कम परसेंटेज यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 to 10% है बेसिकली इन द रिवर्स ऑर्डर है कि छोटी अमाउंट पे 10 लगा लें, बड़ी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है आपकी परसेंटेज कम होती जाती है। तो अगर किसी ने बड़ी पॉपुलेशन अमाउंट थी उस पर भी 10% लगा दिया है जबकि लगाना उसको कम परसेंटेज चाहिए था, तो ये इस तरह के एरर्स जो है ये ऑब्जर्व किए हैं जी QCR ने। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाज ऑफन सेट एज ए परसेंटेज ऑफ प्लानिंग मटेरियलिटी विदाउट डॉक्यूमेंटेड रैशनल। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अभी हमने देखा था 75%, इस केस में हमने देखा था कि हमने ली है, तो उन्होंने कहा कि जी चले ठीक है, आपने 75%, 70%, 80% कोई भी परसेंटेज आप समझ रहे हैं कि ये आपने सही सिलेक्ट की है, तो उस डॉक्यूमेंट तो कर लें कि किन फैक्टर्स की बेसिस पे आपने समझा कि 75% ठीक होगा। यानी कि उसको इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू लिंक दैट सिलेक्शन ऑफ दैट परसेंटेज विद योर रिस्क असेसमेंट। आप कहते हैं ये हाई रिस्क एंगेजमेंट है इसलिए मैं लोअर लेवल ऑफ परसेंटेज ले रहा हूँ, तो वहां पे इतनी बात लिख देना जो है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द रिव्यूअर्स बेसिकली। उसके बाद मटेरियलिटी वाज कैलकुलेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फील्ड वर्क rather than at the development of the overall audit strategy। यानी वेरिफिकेशन कर ली उस वक्त कैलकुलेट ही किया, बाद में कहा चलो अब कैलकुलेट करके डॉक्यूमेंट कर लेते हैं क्योंकि इट्स अ रिक्वायरमेंट, QCR वाले आने वाले हैं या जलाल साहब आने वाले हैं, तो उन्होंने आगे फॉर्म मांग लेना मटेरियलिटी का, तो भर लेते हैं। तो वो भर तो लिया लेकिन वो उसका कोई को रिलेशन ही नहीं था आपस में। ये इस तरह के एरर्स। द ऑडिटर फेल्ड टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल, यानी उसने ओवरऑल मटेरियलिटी तो निकाली लेकिन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ना निकाली ना उसको यूज किया। ठीक है जी, तो ये इस तरह के एरर्स जो है वो मिले हैं। तो दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस? Do we have any questions from other stations? Faisalabad, Peshawar, Multan, Sialkot and Gujranwala. Do you have any questions from the? Yes, sir. Please give him a mic. Excuse me. Please raise your hand. आ रही आवाज? आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। आई सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि प्लानिंग स्टेज पे हम मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं और ऑडिट स्ट्रेटजी में हम उसको डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं,
द पॉइंट इसके बाद में हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ एरर्स देखते हैं, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं आप पोस्ट कर लें, एंड दे पोस्ट। होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपडेट हो जाते हैं, तो क्या हमें वो जो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी बेस पे प्लानिंग मटेरियलिटी दोबारा से कैलकुलेट करनी चाहिए? अगर तो आपका बेंचमार्क इफेक्ट हो रहा है तो यस। अगर जो आपने बेंचमार्क सेलेक्ट किया है, रेवेन्यू लेट से आपने सेलेक्ट किया है और रेवेन्यू की वेरिफिकेशन की आपने, उसमें कुछ एरर निकल आया, आपने वो सारा प्रोसेस कर लिया, अब रेवेन्यू की फिगर चेंज हो गई है, तो अब आपका फॉर्म जो है जो मटेरियलिटी कैलकुलेशन है दैट नीड्स टू बी अपडेटेड, और उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट अदर एरियाज पे आएगा दैट नीड्स टू बी डन एज वेल। अगर कोई सैंपल साइज दूसरे एरियाज में बढ़ रहे हैं तो फिर आपको यू हैव टू इंक्रीज योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर प्रोसीजर्स। तो सर आपका ये जो पॉइंट था क्यूसीआर फाइंडिंग में कि मटेरियलिटी मेरा वाज नहीं है भाई। कैलकुलेटेड ऑफ, मेरा नहीं है, सॉरी दैट इज नॉट माइन। you have raised the point. The materiality was calculated after the commencement of field work. तो आपने फील्ड वर्क किया और उसके अंदर आपको वो एरर्स नजर आए, आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया और उसके बाद दोबारा आपने मटेरियलिटी को कैलकुलेट किया। नहीं, दैट इज नॉट कैलकुलेशन, दैट इज अपडेशन। दोनों में फर्क है। आपने एक मटेरियलिटी कैलकुलेट की, आपने उसको एग्जीक्यूशन में यूज किया, फिर आप उसमें आपकी बेंचमार्क में कोई चेंज आ गया, फिर आप वापस गए, आपने जाके अपनी मटेरियलिटी को अपडेट किया और फिर आपने दोबारा जाके अपनी टेस्ट ऑफ डिटेल्स को अपडेट किया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जो क्यूसीआर ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जी आपकी उन्होंने एग्जीक्यूशन देखी, उसमें उन्होंने कहा कि जी लेट सेल्स है, सेल्स में जी हम 50 सैंपल कर लेते हैं, वहाँ सैम्पलिंग की शीट ही नहीं लगी, सैंपल साइज ही डिटर्मिन नहीं किया। ठीक है, बाद में उन्होंने कहा कि यार मटेरियलिटी नहीं आपने कैलकुलेट की, ये देखिए फॉर्म लगा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। कि जी वो एग्जीक्यूशन कर ली, उसके बाद सोचा कि फॉर्म तो जलाल साहब में आके मांग लेना है कि यार कहाँ है आपका मटेरियलिटी का फॉर्म, तो वो भी भर लें। दिस इज व्हाट दैट ऑब्जर्वेशन इज सेइंग बेसिकली। और सर तीसरा मेरा जो क्वेश्चन है जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है, क्यूसीआर की फाइंडिंग है कि जी मटेरियलिटी का जो आप बेंचमार्क सेट करते हैं वो एक्सेसिवली हाई लेवल पे करते हैं। तो इस चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के मुख्तलिफ सेक्टर्स के क्लाइंट्स हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए वो किस क्राइटेरिया को मीट करेगी, यार इस इंडस्ट्री के ऊपर मुझे ये बेंचमार्क सेट कर लेना चाहिए या इस इंडस्ट्री के ऊपर मुझे ये बेंचमार्क स्टैंडर्डाइज कर लेना चाहिए, इसके पीछे सर ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस। इसमें एंगेजमेंट पार्टनर ने देखे ना, मैंने मटेरियलिटी का एक लेवल सेट किया, वो तो बाद में आगे चेक कर रहे हैं ना, पहले तो मैं सेट कर रहा हूँ ना। तो आई नीड टू कंसीडर ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना एज एंगेजमेंट पार्टनर। अब मैंने जब सिलेक्ट किया है तो मैं फिर डिफेंड भी करूंगा, अगर आएंगे तो मैं कहूँगा जी मैंने इस तरह किया था, बताएं क्या इशू है। और उन्होंने चेक कैसे करना है, उन्होंने स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के साथ चेक करना है ना, तो वो रिक्वायरमेंट पहले तो मुझे ही देखनी चाहिए ना, मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूँ। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये काम कर रहा हूँ तो आई कैन डिफेंड इट, नो इशू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक कंपनी का ना यही प्लानिंग मटेरियलिटीज डॉक्यूमेंट कर रहा था, तो जब सीनियर के साथ डिस्कशन हो रही थी कि जी उन्होंने लास्ट ईयर लाइसेंस ऑब्टेन किया है एलपीजी को ना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो लास्ट ईयर कोई सेल्स नहीं थी, इस साल भी जो सेल्स थी सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में थी। तो मैंने कहा हम नेट एसेट्स को बेसिस बना लेते हैं बेंचमार्क के, क्योंकि इनका लास्ट ईयर कोई सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट रिलायबल सोर्स नहीं है। और इस साल भी सिर्फ 6 मंथ सेल्स होती रही हैं, तो वो कहते हैं नहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, हमने प्रॉफिट की बेस पर करना है, आप इसी को करो। तो लाइक नेट एसेट्स इसमें बेहतर अप्रोच नहीं रहेगी? यार ये जैसे हमने डिस्कस भी किया है ना, ये जजमेंटल है एरिया, जजमेंट पे डिपेंड करता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी फैक्टर्स जो आपका सीनियर जो भी कह रहा है ऐसे, तो उसको जो भी वो फैक्टर्स कंसीडर कर रहा है और जिनको वो इम्पोर्टेंट समझ रहा है, जो कि उसको परसुएट कर रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स दिस इज मोर रेलेवेंट बेंचमार्क, दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, पहले तो आपको एक्सप्लेन करे, हो सकता है आपको ना इसका वो समझता हो तो वही अलग बात है, लेकिन मतलब वो जूनियर है यार, इसको मैं क्या समझाऊंगा, ये जूनियर है बस ये कर दो यार, ये भी होती है ना हमारा एप्टीट्यूड होता है। सर मैं ज़रा उसका जवाब पहले कंप्लीट कर लूँ,
आप ऐड बाद में कर लीजिएगा। तो उसमें पॉइंट ये है कि मैं जनरल तो मैं ओपिनियन नहीं दे सकता ना, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, क्लाइंट, उसकी सारी वो चीज़ें, वही फैक्टर्स जो उसने कंसिडर किए हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे। देन आई विल बी एबल टू कंक्लूड कि उसने सही बेंचमार्क किया, सिलेक्ट किया, नहीं किया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप असेसमेंट करें सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके उसको डॉक्यूमेंट करें और उसकी बेंचमार्क की जस्टिफिकेशन वहाँ पे प्रॉपर उसके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है वो सही कह रहा हो। सर उनका रिस्पॉन्स यही था कि हर जगह हम 5% ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, तो वही इधर भी वही करना है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो क्या जी। डिटेल्स में कर देते हैं, तो पहले नहीं हुआ था। Then the engagement नहीं, model- इसमें engagement मुझे model has to think. मैं एक्सप्लेन करता, मुझे जो समझ आया वो ये है कि एक एंटिटी थी, वो अभी वो ऑपरेटिव नहीं हुई थी, इसलिए उसके वो सेल्स नहीं थे, रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन उसकी नेचर एंटिटी की इस तरह की थी कि अगर उसका प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट ही मोर रेलिवेंट होगा। यानी यूजर्स के लिए, यूजर ये नहीं देखेंगे, लास्ट टाइम ने नेट एसेट्स कर लिया था क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अब जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क एज कंपेयर टू नेट एसेट्स। तो आपने कोई एक सिलेक्ट करना है, तो आप उसकी रेटिंग करेंगे, रैंकिंग करेंगे कि कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट है, कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आप उसमें मे बी उन्होंने ये कंक्लूड किया हो कि जी ये कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑल अदर फैक्टर्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज द मोर रेलेवेंट बेंचमार्क। तो ही मे बी राइट। बस, थैंक यू।